नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन यादव है और आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं एक समाज सेवी, समाज सुधारक व समाजशास्त्री अर्थात हमारे गुरु डॉक्टर शशिकांत सर। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बट मैं सर थोड़ा-सा नर्वस फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारे गुरु रहे हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नवीन आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ। दूसरी बात ये है कि मैं टीचर हूँ आपका, लेकिन आप भी तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, तो कोई नर्वसनेस की बात नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को फ्री माइंड होकर के पूछिए जो आपको पूछना है या जो भी आप जानना चाहते हैं। ठीक है सर। तो मैं ज्यादातर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, जो पंचायती राज में जो पीड़ित हैं, स्थानीय स्वशासन से जो पीड़ित हैं, उससे रिलेवेंट सारी क्वेश्चन रहेंगी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका उतना ही सहजता के साथ जवाब देंगे जिस सहजता के साथ आप हमें पढ़ाते थे। जो आपके शब्दों का चयन था हम सबको बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक लगता था और लगता रहेगा, और इस माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को सर से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला प्रश्न है सर कि आज का जो युवा पीढ़ी है चुनाव में खड़ा तो होता है, लेकिन उसके पीछे का जो उसका इंटेंशन होता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो जाति देख के या फिर पैसे के बल पे, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, पंचायत समिति का चुनाव हो गया, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो गया, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो उनकी आइडियोलॉजी रही है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मेरा मानना है कि कोई युवा जो है वो अगर लोकतांत्रिक सेवा में आना चाहता है और चाहे वो डेमोक्रेसी के माध्यम से या ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, तो शुरुआत तो उसकी सेवा के नाम पे ही होती है जी। लेकिन बाद में कुछ बदल जाता है। ये बदलाव मैंने मतलब व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था इलाहाबाद में। मैं कुछ यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों पर मैंने अध्ययन किया था। जो तैयारी करने वाले बच्चे थे, जिनका प्री क्वालिफाई हुआ था या बढ़िया तैयारी थी, वो अच्छा कर पाएंगे, उन सबके मन में एक जज्बा था कि हमको देश के लिए कुछ करना है, जनता के लिए कुछ करना है। लेकिन वही जज्बा जब वो चुन करके आते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है या जब वो कार्यभार संभालते हैं, वो कहीं खो सा जाता है। समान रूप से ये आपके चुनावों में भी होता है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के ग्रामीण चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, राज्य स्तर के हो। सभी चुनावों में नेता तो आते हैं जनता से संपर्क करने के लिए, वोट के लिए, दावे भी करते हैं कि हम विकास करेंगे, हम आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, जो भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसको हम आपको देंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि चुनावी सीजन बीतने के बाद वो नेता जब चुन करके मेंबर बन जाते हैं, पद पे आ जाते हैं, तो फिर अपने वादों को भूल जाते हैं। अब यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि उनको अपना वादा याद कौन दिलाए। जी। सामान्य तौर पर जो पंचायती चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा जमीनी स्तर पे जो वोटर है वो बहुत भ्रमित होता है। जी। अपने मताधिकार का प्रयोग वह उस ढंग से नहीं कर पाता जिस ढंग से उसे संविधान में सौंपा गया है। जी। कभी वो किसी के बहकावे में आ जाता है, कभी वो किसी लालच में आ जाता है, और इस तरीके से यदि वो वोट अपना बेच देगा तो फिर जनप्रतिनिधि से वो सवाल कैसे करे। जी। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जनप्रतिनिधि जब आपको पैसे दे करके वोट खरीद रहा है, जी, तो फिर वो आपकी तरफ से आश्वस्त हो गया, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग आपने वांछित तौर पे नहीं किया है, उसका अवैध प्रयोग किया है। और जहां पे अवैधता शुरू होती है, अराजकता अपनी वहीं से शुरू होती है। सर मेरा इसमें एक प्रश्न है कि जनता अपनी वोट बेचती है, लालच में आ जाती है, बहकावे में आ जाती है, ये तो एक अज्ञानता का विषय हुआ। और हमारी जो जनता है, ज्यादातर जो रूरल बैकग्राउंड रहा है लोगों का, जो भी ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं, उनके अंदर इतनी अज्ञानता, अशिक्षा है, अतार्किकता है कि बहकावे में आ जाते हैं या लालच में आ जाते हैं। इस चीज को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए सर? नवीन, आपकी बात अपनी जगह ठीक है क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं, पर एक समाजशास्त्री होने के नाते मैंने जो देखा है
जो हमारे नेता हैं या चुनावी उम्मीदवार होते हैं, उनके दो चेहरे होते हैं। जी। और गांव समाज के जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े भोले भाले होते हैं, उनके मन में छल और प्रपंच नहीं होता। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जो अधिक पढ़ा लिखा होता है वह अपने कर्तव्यों की तुलना में अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होता है। जी। और आप जानते हैं कि ग्रामीण साक्षरता जो है कम ही होती है और गांव का जो समाज है वो प्रायः सीधा साधा होता है। जी। तो दोहरे चेहरे को वो समझ नहीं पाते हैं। चुनावी उम्मीदवारों के मीठे बोल, भोली सूरत और उनके जो चुनावी वादे हैं उनमें बहक करके वो अपना वोट जो है गलत जगह पे दे देता है। तो कम से कम एक समझदारी तो होनी चाहिए ग्रामीणों में कि हम अपना वोट किसे दें और किसे ना दें। एक छद्म अहंकार भी इसमें काम करता है कि अगर एक सीधा साधा उम्मीदवार आपके बीच में है, वो बहुत पैसे खर्च नहीं कर पा रहा है लेकिन ईमानदार है, चरित्र के मुकाबले मतलब चरित्र के लिहाज से वो मजबूत है जी। वो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकता है जी। लेकिन आप उसको अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देंगे। जी। आपको वही चाहिए जो फॉर्च्यूनर से आए, जो स्कॉर्पियो से आए। तो आप जानते हैं कि स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जब चलती है तो उसमें पैसे लगते हैं। जी। तो ऐसे लोगों को अगर आप मौका देंगे जिनकी जीवन का स्तर बहुत ही ऊंचा है तो जमीन पे उतर करके वो काम कभी नहीं करेगा। जी। ये पॉडकास्ट जो है मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं जो कि सामान्य है और एक वोटर के रूप में अभी तक अपना वोट देते आए हैं। जी। निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य है कि वो अपने वोटिंग के अधिकार को समझें। जी। बड़े लोगों को वो अगर जानबूझ करके मौका देंगे, ऐसे उम्मीदवार जिनके साथ गनर है, फॉर्च्यूनर है, गाड़ियों का काफिला है और गांव के संभ्रांत लोग, पैसे वाले लोगों के साथ उठना बैठना है, वो लोग हमेशा आपको चीट ही करेंगे। ऐसे धोखे से बचने के लिए एक सामान्य जागरूकता होनी चाहिए। सर मैं आना चाहूंगा फिर, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे चुनाव तो होता है, हम सब प्रधान को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, उसके आगे अगर हम सब बढ़ते हैं ब्लॉक स्तर की, पंचायत समिति स्तर की बात करें तो उसमें जो ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, और ये जग जाहिर है कि बिना पैसे का कोई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं जीत पाएगा क्योंकि बीडीसी को खरीदना होता है। और लोकतंत्र में पैसे से सत्ता पाना या फिर पैसे से नेता बनना, ये कितना ज्यादा जायज है और लोकतंत्र को कैसे परिभाषित कर रहा है सर, मैं जानना चाहूंगा। नवीन, एक बात मैं बता दूं कि संविधान के किसी भी आर्टिकल, किसी भी अनुच्छेद में ये बात नहीं लिखी गई है कि हम चुनाव जीतने के लिए वोट को खरीदेंगे या नेता खरीदेंगे या किसी भी तरीके के पैसे का लेन देन होगा। इसके लिए चुनाव आयोग तमाम तरीके की छापेमारी करती है ताकि जो भारी मात्रा में कैश है यहाँ वहां नहीं होने पाए, शराबों की तस्करी रुके और बहुत सारी चीजें। तो जो चुनाव में वोट खरीदे जाते हैं, ये एक तरीके से हमारी लोकतांत्रिक भावना की विफलता है। जो सामान्य वोटर हैं उनकी लोकतांत्रिक भावना की विफलता है। निश्चित रूप से अगर वोट बिकेंगे, अगर वोट में निवेश होगा तो लाभ के लिए होगा, विकास के लिए बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज पे सुधार होना चाहिए कि नहीं होना? ये सुधार ना तो हमारे करने से होगा ना आपके करने से होगा, ये सामान्य व्यक्ति को समझने की बात है। सामान्य व्यक्ति यदि समझता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग सही जगह करें, सही उम्मीदवार को खड़ा करें। आदमी सब जानता है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। बेईमान उठ करके खड़ा होता है, अवसर लेता है, जीतता है और शोषण करता है, लेकिन ईमानदार कभी आगे नहीं आता इस डर से कि बेईमान के आगे हमारी छवि जो है फीकी है, हम उतना नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मेरा यही सुझाव है कि ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों के पास विकल्प ना हो कि एक वो युवा खड़ा हो जो कहेगा कि मैं काम दूंगा आपको, आप मुझे वोट दीजिए, मैं पैसा तो नहीं दे सकता। और जहां तक मैं देख पाता हूँ ब्लॉक प्रमुखी में वही खड़ा हो पाता है जिसके पास पैसे हैं। बाकी लोगों के हौसले जो है आते ही नहीं है कि ये करना भी चाहिए, हम कर भी सकते हैं। और सेम वही चीज मैं जिला अध्यक्ष के चुनाव में देखता हूँ। जब जिला अध्यक्ष के चुनाव जो भी लोग लड़ते हैं तो एक जिला पंचायत का वोट खरीदने के लिए 40 से 50 लाख रुपए कम से कम में खर्च करते हैं।
तो इस पे और बेहतर समाज को ध्यान में रखते हुए या फिर जनता को समझने के संदर्भ में इसको अगर मैं साइड कर दूं कि जनता उतनी समझदार नहीं है, तो कानूनी तौर पे हमसे कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, कानूनी तौर पे सब कुछ किया जाना, ये एक तरीके से व्यवस्था को जनता के ऊपर थोपना हो सकता है। और लोकतंत्र हमें स्वतंत्रता का एक कॉन्सेप्ट देता है। स्वतंत्र हो करके यदि आप अपनी विचारधारा को उन्नत नहीं रख पा रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। मेरा इसमें एक अल्टरनेट जवाब है सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको कि क्या हमें इस चीज को, इस सिस्टम को हटाने के संदर्भ में जिला अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से कराना चाहिए? आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये सामान्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए, ना कि बीडीसी और किसी मध्यस्थ के माध्यम से। जी सर। सामान्य चुनाव या आम चुनावों के माध्यम से यदि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो उसमें सामान्य जनभागिता बढ़ेगी और एक बड़े पैमाने पर व्यक्ति वोट देंगे, तो वहां पे जो पैसे के रूप में इन्वेस्टमेंट होता है वो रुकेगा, क्योंकि बीडीसी की संख्या बड़ी कम होती है, ग्राम सभा अध्यक्षों की संख्या कम होती है, उनको पैसे देकर के खरीदा जा सकता है, लेकिन एक जिले में निवास करने वाली सभी जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए सामान्य जनभागिता से ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए। मेरा अगला जो प्रश्न है उसमें मैं दो चीजें इंक्लूड करना चाहूंगा। क्या शिक्षित युवा को जो समाज में एक नए रूप में आना चाहे, ईमानदारी के तौर पे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो परिवार नहीं बसाना चाहते हैं, समाज के प्रति समर्पण चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लोग उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि सर, कि जो पैसे दे के वोट लेना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, वो नैतिकता के तौर पे कितना सही और कितना गलत है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सक्षम हैं कि सारी चीजें आप कर सकते हैं, तो आपको पैसे दे के वोट खरीदने की क्या जरूरत है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास इतने पैसा है, आपके पास पर्याप्त समय है, आप लोगों के दिल में बस के आप अपनी अच्छाई से चुनाव लड़िए और उससे कुछ अचीव करिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? यहाँ पे दो बातें हैं नवीन, एक अच्छाई की बात है और दूसरी बात है पैसे की। तो देखिए, अच्छा आज के समय में हर कोई बना रहना चाहता है, भले ही वो लाख तरीके के गलत काम करता हो, सबको अच्छा दिखना है, व्हाइट कॉलर में दिखना है, इसीलिए व्हाइट कॉलर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है ईमानदारी या नैतिकता की बात, कि किसी के दिल में बस करके, किसी के मन में बस करके आपने ईमानदार छवि के माध्यम से किसी के दिल को जीत करके वोट हासिल किया जाए, इसके बीच में एक छोटा सा डर आता है। जब चुनावी बिगुल बजता है, जब चुनावी शंखनाद होता है, तो सभी लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और ऐसे में हर व्यक्ति इस संशय से जूझता है कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा। ये दुविधा उनको हर वो संभव कृत्य करने के लिए प्रेरित करती है कि हम किसी भी प्रकार से इस चुनाव को जीतें, और फिर उनके आसपास के लोग उनको जो भी राय देते हैं, ये जान लीजिए कि भ्रष्टाचार उपजने में जितना एक प्रत्यक्ष व्यक्ति की भूमिका नहीं होती, उससे ज्यादा उसके चमचों की होती है। जी। तो जो चमचे हैं वो धन की उगाही के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नेता को बरगलाते हैं कि भैया इस क्षेत्र में इतना पैसा बांट दीजिए, ये वोट श्योर हो जाएगा। अगर भैया ने 1 लाख रुपए दिए तो अगला जो है 50,000 पहले ही निकाल करके 50,000 ही बांटता है। ये असीमित महत्वाकांक्षा, पैसा कमाने के जो अलग अलग स्रोत हैं, इससे समाज में नैतिकता का स्तर गिरा है। मैंने जो पर्सनली देखा है, अपने अध्ययन में पाया है कि समाज में जिसे लोग कमाना कहते हैं, लगभग 90% स्रोत ऐसे हैं जिसे मैं लूटना समझता हूँ। जी। मेहनत करके केवल मजदूर और किसान कमाते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं, बाकी सभी लूट मचाए हुए हैं। और ये लूट किस लिए मची है? एक निश्चित भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि हमारे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, हमारी पत्नी हीरो का हार पहन ले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ना शुरू कर दें, ये भौतिक लक्ष्य है। नैतिकता की अगर आप बात करते हैं
तो सामान्य तौर पर नैतिकता हमारे धर्म ग्रंथों में थी। आज धर्म जो है आंधे मुंह गिरा पड़ा है। वो ये सोच रहा है कि कोई नायक आकर के हमें उठा ले और हमें फिर वहां पे स्थापित कर दे जहां मेरा स्थान था। धर्म की बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं है, एक सामान्य मानव का धर्म है, जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा करके अपने राह को आसान नहीं करता, ऐसा धर्म है। एक व्यक्ति अपने भूख को मिटाने के लिए दूसरे के हक का निवाला नहीं छीनता, ऐसा धर्म है। और अगर संपूर्ण जगत के धर्म की बात आए तो वहां पे तो आदमी और शर्मसार हो जाएगा, क्योंकि हमने जंगल काट दिए, हजारों लाखों प्रकार की प्रजातियों को बेघर कर दिया, लाखों प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे हैं और पूरी धरती का जो इकोसिस्टम है वो डमाडोल हुआ पड़ा है। तो नैतिकता और धर्म की बात तो आज के परिप्रेक्ष्य में ना ही किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि न तो आज कोई धर्म समझने वाला है और ना ही धर्म के विषय पे कोई चर्चा करने वाला है। रही बात लोकतंत्र के लिए, तो एक बात और मैं बताता हूं, बहुत दिन से मन में ये बात थी कि जब राजतंत्र चला गया तो फिर राजनीति क्या कर रही है। आज लोकतंत्र है तो ये लोक नीति क्यों नहीं है, लोगों के हित के लिए क्यों नहीं है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं है। ये काफी अच्छा लगा सर। मेरा अगला सवाल है, लोकशाही और नौकरशाही किसके लिए है? सत्ता के लिए है या फिर जनता के लिए है? देखिए, लोकशाही और नौकरशाही इस दोनों के लिए इलेक्शन और सिलेक्शन दो प्रोसेस होते हैं। इलेक्शन की शुचिता को तो हमने भंग कर दिया है पैसा दे करके, अब सिलेक्शन में भी पैसा चलता है। मैंने नवीन कहा था, कई बार चर्चा परिचर्चा होती रहती है, जो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है मैं उनको कभी अपने से छोटा नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा दे करके उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि जिस भी विधा का, जिस भी वस्तु का बाजारीकरण हो जाता है उसकी शुचिता प्रभावित हो जाती है। जैसे आज धर्म का बाजारीकरण हो गया, जो भी तीर्थ स्थल हैं वो टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं, जिसके कारण धार्मिक स्थलों की जो है शुचिता प्रभावित हुई है। दूसरी बात है राजनीतिकरण, किसी भी विधा का, वस्तु का राजनीतिकरण कर दिया जाए तो उसकी भी शुचिता प्रभावित हो जाती है। भगवत गीता, भगवान श्री राम ये पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना, जो भारत के विरोधी हैं वो अब गीता और राम पे भी प्रश्न उठाते हैं। अगर राम का भगवाकरण कर दिया जाए तो बाकी और रंगों को तकलीफ होती है और वो रंग जो है इसका विरोध करते हैं। विरोध हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी ये दोनों आपस में तालमेल बना करके चले तो बेहतर होता है, पर डेमोक्रेसी अपना प्रभाव ब्यूरोक्रेसी पे डालना चाहती है और ब्यूरोक्रेसी अपना प्रभाव डेमोक्रेसी पे डालना चाहती है। ये दो शक्तिशाली सत्ता के केंद्रों में आपसी टकराव के कारण आम आदमी को भुगतना पड़ता है। मैं 2015 की बात बताऊंगा, जब कि असमय वर्षा हुई थी, गेहूं की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। जौनपुर जिले में मेरे दादाजी भी एक बहुत बड़े किसान हैं। मुआवजे के रूप में एक अच्छी खासी रकम आई थी, पर डीएम की लापरवाही की वजह से वो रकम जो है वापस चली गई और उसी समय केसीसी में लोन लिया गया था खेती को करने के लिए। आधा अधूरा लोन चुकाया गया, लेकिन आज के समय में वो लोन बढ़ करके एक विकराल रूप ले चुका है। तो अगर कहीं ना कहीं उस समय वो मुआवजा जो सरकार द्वारा किसानों को दिया गया था वो समय पे मिल गया होता तो शायद वो लोन उसी समय चुकता हो गया होता और आज ये समस्या ना आती। जब व्यक्ति के पास रोजगार के साधन नहीं होंगे, जब व्यक्ति को जीवन कठिन लगने लगेगा तो दो बातें बढ़ेंगी, बेईमानी बढ़ेगी, आत्महत्या बढ़ेगी। नवीन, एक सच्चाई है कि आज जिनको जीना चाहिए वो अलग अलग शहरों में फांसी लगा करके मर रहे हैं और जिनको कुर्सी छोड़ करके हटना चाहिए वो कुर्सी के लिए मर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसमें योग्यता है और किसमें नहीं है, पर कम से कम एक मौका तो दे करके देखिए। आज कोटा में या और भी ऐसे शहर हैं जहां पे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं
वहां पे जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, माता पिता अलग परेशान होते हैं, जाकर के वो वहां पे आत्महत्या कर लेते हैं। ये चाहे मैं थोड़ा सा रोकना जी चाहूंगा। बिल्कुल। आत्महत्या जो लोग बोलते हैं तो कहीं बहुत सारे लोगों के मैं मुंह से भी सुना हूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि दरअसल ये आत्महत्या नहीं है, ये समाज के द्वारा की गई हत्या है। बिल्कुल की गई है। इसमें मेरा भी वक्तव्य यही है। मैं आपके इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि आज देश में होने वाली लगभग 95% आत्महत्याएं ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक प्रकार से सामाजिक हत्या है, जी, जो कि विरोध या विरोधी परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियों के आने पर व्यक्ति इसको करने के लिए मजबूर है। जी सर। सर मेरा एक प्रश्न है, जैसा कि आपने बोला कि व्हाइट कॉलर करप्शन, व्हाइट कॉलर क्राइम क्राइम, और उसी संदर्भ में मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना जो करप्शन का विरोध करते हैं, गलत चीजों का विरोध करते हैं, और लोगों को लगता है ये ईमानदार है, उसको चांस देते हैं, मौका देते हैं, और जैसे ही मौका देते हैं वो तुरंत पलट जाते हैं। उसकी पूरी जो मोरालिटी होती है, जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहाँ चली जाती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गड्ढा होता है, एक ऐसा अंधा गड्ढा है जिसमें लोग अपने नैतिकता को दबा देते हैं। एक जैसे आप सर्विस में आ गए तो हर सर्विसमैन या सेवादार का ये एक सपना होता है कि वो प्रमोट होगा, उसे पदोन्नति मिलेगी। अब पदोन्नति मिलेगी कैसे? चमचागिरी से। आज का सबसे बड़ा हथियार है, अपने बॉस की चमचागिरी करो। काम से नहीं मिलती है, चमचागिरी से मिलती है। पहले तो ये जो व्यवस्था बन गई है इसको हटाना होगा, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं और किसी कारणवश ऊंचे पद पे नहीं छोटे पद पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, मैं पद को बड़ा छोटा नहीं मानता हूं। जिस भी स्थिति में आप हैं, जिस भी पदानुक्रम में आप हैं, वहां से भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। जी सर, है ना? लेकिन उस पदानुक्रम में आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसको जो है लोग टारगेट करते हैं। आपसे सीनियर जो है, आपके भीतर हुनर है तो उसको दबाना चाहेंगे, आपको प्रोत्साहित नहीं करना चाहेंगे। वो सोचते हैं कि अगर ये चमक जाएगा तो मैं फीका पड़ जाऊंगा, है ना? तो अपने आप को चमकाने के लिए लोग जो है दूसरे की चमक को फीका करने की कोशिश करते हैं। नवीन, बहुत सारी बातें, जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मैंने आपको मौका इसलिए दिया क्योंकि मैं आप में अपनी ही झलक देखता हूं। अभी आप उस पड़ाव पे नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचा हूं। मैंने समाज को बहुत बारीकी से देखा हुआ है, लेकिन तुम्हारी उम्र में तुम्हारे जैसा ही था। तो अब आपने कहा कि जो परिवार नहीं बसाना चाहता, समाज के लिए करना चाहता है। मैं मानता हूं कि हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत से ऐसे युवा थे जो परिवार नहीं बनाए। सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। इन्होंने देश के नाम पे एक जज्बा जगाया और खुद को बलिदान कर दिया। देश आज उनके खून के एक एक बूंद से कर्जदार है। लेकिन आज हमारे युवा जो है वो रील्स बनाने में व्यस्त हैं। हमको बड़ी शर्म आती है ये सोच करके कि हमारे पूर्वज ऐसे महान थे, जिस उम्र में आज युवा सैयारा मूवी देख करके आंसू बहा रहे हैं, उस उम्र में हमारे वो पूर्वज अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए थे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, एक विदेशी ताकत की सत्ता को देश की मिट्टी से हटाने के लिए। लेकिन आज बहुत सारी समस्याएं हमारी धरती पर हैं, इसकी तरफ हमारे युवाओं का ध्यान नहीं है और वो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न इसी के संदर्भ में है कि जब नेता होता है या फिर कोई अधिकारी होता है, जैसे ही सत्ता पाता है, उसकी जो विचार है, जो उसकी भावनाएं हैं, बदल कैसे जाती हैं? यही तो है, मैंने कहा कि पदानुक्रम में जब उनको कार्यभार मिलता है तो उनका सीनियर उनको दबा देता है, पहली बात। दूसरी बात, नेताओं का भी प्रेशर रहता है। प्रमोशन के लिए एक चीज और है कि नेता भी जो है उसमें सहायता करते हैं। नेता, अगर नेता की दया दृष्टि आपके ऊपर नहीं है तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन नहीं होगा। तीसरी बात कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कलेक्टर लेवल की बात कर रहा हूं, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, वो अगर ईमानदारी से काम करना चाहें तो उनको वहां से हटाने की कोशिश होती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के काम में बाधा पहुंचाते हैं। जो बाहुबली समुदाय है
जो नेताओं का एक समुदाय है, जिन्होंने एक काला कारोबार का ढांचा खड़ा किया हुआ है, उसमें वो ब्यूरोक्रेट्स आड़े आते हैं, तो या तो उनको ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां से कि वो मतलब जिंदा दफन हो जाते हैं, या तो फिर उनके करियर को बर्बाद कर दिया जाता है, उनके परिवार को परेशान किया जाता है, पत्नी और बच्चों को परेशान किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा मानना यह है कि हम एक बाहुबली का बाहुबल हमारे देश की सेवा के लिए क्यों नहीं काम करता, एक धन बली का धन बल हमारे देश की सेवा के लिए काम क्यों नहीं करता जी। जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट के हुनर से देश की सेवा किए, जिस प्रकार से लता मंगेशकर ने अपने स्वरों से देश की सेवा की, उसी प्रकार से अगर हमारे पास बल है, धन है, बुद्धि है, विवेक है, कोई भी कार्य कौशल है, उससे हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हम खड़ा कर रहे हैं, अगर हम धर्म की बात करें, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी गांठ थी जो सबको बांध करके रखता था, सबकी नैतिकता को, सबके मूल्यों को। आज तो धर्म की दुर्दशा हो गई है। धार्मिक तौर पर हम देखें तो जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, उसी के कहे अनुसार हम नहीं चल पाते हैं। जो राम के भक्त हैं जी, वो कभी भी अपने भाई के लिए अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे जी। अगर कोई राम वनवास पाता है तो उसके पीछे कोई लक्ष्मण जाने वाला नहीं है, ना तो कोई सीता है जो पति के साथ साथ चल दे जी, ना तो कोई पिता है जो अपने पुत्र को वनवास देने के बाद उसके वियोग में अपने प्राण त्याग दे। आज मतलब का संसार है, सभी लोग अपने स्वार्थ में व्यस्त हैं। अगले को किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई जी रहा है, मर रहा है, सुखी है, दुखी है, उल्टे लोगों का दुख देख करके लोग खुश होते हैं। ये समाज में कैसा प्रचलन शुरू हो गया है, यही मुझे समझ में नहीं आता है। सर, मेरा जो अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड है। जैसा कि मैं बताया कि अधिकारी और नेता जब सत्ता पा जाते हैं या फिर पावर में आ जाते हैं तो उनके विचार बदल जाते हैं। जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा तो ब्यूरोक्रेट्स भी है, बिल्कुल, लेकिन वो तो नेता से भी ज्यादा करप्ट दिखता है। अब मैं आपको शिक्षा की जो कलई है उसको खोल के मैं दिखा रहा हूँ। जी। हमारे यहाँ पे उपनिषद में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मनुष्य की प्रवृत्ति को मुक्त कर देता है। जी। पर आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी बड़ी डिग्री है उतना बड़ा बंधन है। आप अगर न्याय के मंदिर में, न्यायालय में जाते हैं तो वहां पे जो न्यायाधीश है उनकी भी खरीद बिक्री होती है। जी। गवाहों और सबूतों को हेर फेर कर दिया जाता है। जी। मतलब कि कोई अगर न्याय की गुंजाइश है तो वो शून्य के बराबर है। अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो आपको इलाज मिलना संभव नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको इलाज मिलेगा, पैसा नहीं है तो आप अपनी अवस्था में जीने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं, वहां पे भी आपको पैसे का ही जोर दिखाई देगा। अगर आपके पास पैसा है तो निश्चित रूप से आपके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में, जहां पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ पाएंगे। पैसा नहीं है तो निश्चित रूप से आपके बच्चे या तो नहीं पढ़ पाएंगे या फिर अपने जीवन में हर जगह पे वो सिर्फ समझौता करेंगे। तो कहां है, मैं नहीं समझ पाता हूं कि शिक्षा किसी को मुक्त कर रही है। जितनी डिग्री बढ़ती जाती है लोगों की अपेक्षाएं उतनी ही बढ़ती जाती है और उनके करप्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है। आप बार बार ये कह रहे थे कि शिक्षित होना, नेता बनने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित होना काफी नहीं है, मक्कार होना ज्यादा जरूरी है। आपके पास दो चेहरा है तो आप नेता बन सकते हैं। आप आंख में आंख डाल करके झूठ बोलना जानते हैं, आप नेता बन सकते हैं। यही कड़वी सच्चाई है। सर, लेकिन जनता परेशान है, हम भी परेशान है, आप भी परेशान है कि जो दोहरा चरित्र होता है, जनता के सामने कुछ और, हमारे सामने कुछ और, लेकिन अंदर कुछ और वो अंदर जो कुछ और है वो दिखता तब जब वो पावर में आते हैं। तो इस चीज से कैसे निजात पाया जाए? नवीन, दिखता जो अंदर कुछ और है ना, वो डर से बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, इस पे मैंने हाल फिलहाल में विचार किया है, मैं काफी अध्ययन करता रहता हूं कि एक अमीर आदमी उसकी अमीरी खो न जाए, इस बात से हमेशा डरता रहता है। एक सत्ताधारी उसकी सत्ता चली न जाए, इस बात से हमेशा डरता रहता है। एक सुंदर आदमी
उसकी सुंदरता न चली जाए, इस बात से हमेशा डरता रहता है। ये जो प्राकृतिक डर उसके अंदर समाया हुआ है, सारी जो अराजकता फैली है सिर्फ इस डर के डर कारण। की वजह से। वो समझता है कि अगर मैं इस पद पे बैठा हूं तो इस पद के लायक केवल मैं ही हूं, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पद में रह करके सेवा नहीं होती है, ये मैंने माना है, मैं जाना हूं। आज नवीन, आज आप मुझे ढूंढते हुए आए हैं, मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मेरे व्यवहार और विचार से आप प्रभावित हुए हैं। आप ही नहीं, जिनको मैंने छुआ है, जिनसे मैं जुड़ा हूं। मैं संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में गया था। इंटरव्यू पैनल में मुझसे कहा गया कि आप अभी तक जो उत्तर दिए हैं उससे मैं खासा प्रभावित हूं। तो ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे मिलता है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अगर रोशनी का स्रोत हूं तो फिर मुझे दबाने की कोशिश क्यों होती है। अगर मैं जीवन का स्रोत हूं तो मुझे उखाड़ने की कोशिश क्यों होती है। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी और उसका कुछ अंश मैं सुना सकता हूं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी आज जो बातें हो रही हैं, इस पे ही चर्चा, एक सार्थक चर्चा हो जाए, यही पर्याप्त होगा। ये मेरा अगला प्रश्न है सर, एक जन प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, अर्थात उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि के लिए जो अपेक्षित योग्यता होती है, वह व्यक्ति साहसी होना चाहिए जी। वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए जी। उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, वो सदाचारी और सच्चा होना चाहिए, उसका चरित्र ऐसा हो जिसका आने वाली पीढ़ी अनुसरण कर सके। पर दुर्भाग्य ये है कि आज मैंने कहा कि केवल एक योग्यता शेष है, मक्कारी। 95% नेता भारत देश के, मैं एक खुले मंच से कह रहा हूं, 95% नेता मक्कार हैं। वो अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। एक विदेशी ताकत हमारे यहाँ जब राज करती थी, उसने हमारा शोषण किया, तो निश्चित रूप से उसे हमसे कोई मोह नहीं था, कोई लगाव नहीं था। पर इसी मिट्टी में उपजा हुआ इंसान, इसी मिट्टी पे उपजे हुए इंसान से शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। ऐसी मक्कारी कहां से हमारे नेता लेकर के आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। शायद इसके लिए कोई एक अलग प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी, जिसमें कि ईमानदारी और मक्कारी की जांच, लिटमस जांच की जा सके, पीएच मान देखा जा सके कि कौन सा व्यक्ति वास्तविक है और कौन सा बनावटी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा ये सब सारी बातें, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और सवाल है। आप अपने सवाल को पूछिए, मैं जवाब देता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस चीज का जवाब आप थोड़ा सा बहुत ही मोरल जो वैल्यू है ना, उसको ध्यान में रखते हुए दीजिए। बिल्कुल। एक नेता होता है या फिर कोई एक ब्यूरोक्रेट्स होता है, जब वो गलत करता है, करप्शन करता है, या फिर कहीं कुछ अनैतिक कार्यों का सहयोग करता है और उसका विरोध के कोई सामने अगर खड़ा मिलता है, तो लोग, उसके परिवार वाले भी, उसके सहयोगी भी उसका विरोध करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक आदमी गलत हो तो समझ में आता है, ये पूरा सिस्टम गलत है। और एक सही आदमी को पूरा सिस्टम जानते हुए भी कि सही बोल रहा है, करप्शन हुआ है, तभी आवाज उठा रहा है, तभी लोग उस चीज पे एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी भावना कैसे? मैंने कहा ना नवीन कि सबके भीतर डर छुपा हुआ है। आपके परिवार के लोग आपका विरोध इसलिए करते हैं कि बचवा ऐसन काम मत करा, मैं तुम्हें सब काट दे ही, मार दे ही, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दे। गांवपुर के लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है अगला प्रधानी चुनाव यही लड़ेगा। कोई आपसे मोह के कारण आपको रोकता है, तो कोई आपसे ईर्ष्या के कारण आपको रोकता है। ये डर ही है, दूसरा कुछ नहीं। और हाँ, सच को दिखाने के लिए लोग सच ही मानते हैं, पर स्वीकारने के लिए वो झूठ का साथ देते हैं। रोशनी चमकती है, लेकिन लोग अंधेरे के पक्ष में ज्यादा खड़े रहते हैं, क्योंकि रोशनी आपके अच्छे और बुरे दोनों को बेपर्दा कर देती है, और अंधेरा जो है वो आपके अच्छे और बुरे दोनों को छुपा के रखता है। तो अंधेरे का आश्रय वही लेंगे जिनको कुछ छुपाना होता है।
रोशनी के साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे और ऐसे लोगों को दबा दिया जाता है। बस मैं यही कहूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में विकास मापने का क्या पैमाना होना चाहिए? देखिए, इस पे आज से 5 साल पहले मेरा नजरिया कुछ और था। ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास है, इसको मापने का पैमाना आज से 5 साल पहले मेरा कुछ और था, लेकिन अभी नवीन अध्ययन के बाद मुझे ये अनुभव हुआ है कि गांव को गांव जैसा रहने दो। क्योंकि गांव नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। आज हमारे गांव जो है अर्ध शहर हो गए हैं और हमारे गांव के जो ग्रामीण है अर्ध शहरी हो गए हैं, और शहरी लोग जो है वो मतलबी होते हैं। गांव के लोग ऐसे नहीं होते थे। हमें नहीं चाहिए पक्की सड़कें, हमें नहीं चाहिए कोई स्थायी व्यवस्था। हम अपने कम संसाधनों में ही बहुत खुश थे। कम से कम हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम था, जो कीड़े मकोड़े थे, जो अन्य जीव जंतु थे, कम से कम सुखमय तो जीवन व्यतीत करते थे। मेरे बचपन में मेरे गांव में मेरे घर के सामने 8 बीघा का तालाब है नवीन। वो तालाब जो है इस समय में शरद ऋतु में जुगनुओं से जगमग हुआ करता था। परसों मैंने देखा मेरे घर की लाइट से आकर्षित होकर के, प्रकाश से आकर्षित होकर के एक जुगनू आकर के गिरा और वो इस अवस्था में नहीं था कि दोबारा उड़ सके। जहां पे हजारों की संख्या में जुगनू होते थे, बमुश्किल एक जुगनू दिखा और वो भी अपने अंतिम समय में था। हम क्या खोते जा रहे हैं इसका कोई अनुमान नहीं है किसी भी। शहरीकरण ये विकास नहीं है, ये विनाश है। व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, सोना चांदी रुपया पैसा नहीं खा सकता। आज प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण में प्रदूषण है ही, हवा पानी मिट्टी सब प्रदूषित हो गई है, खाना भी प्रदूषित हो गया है, विचार भी प्रदूषित हो गए हैं। तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ क्या रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि गांव को गांव ही रहने देना ही उचित है। हाँ, लोगों के कमाने खाने का जरिया जरूर बन गया है ये पंचायती राज व्यवस्था। सन 2021 में कोविड महामारी के दौरान जो पंचायती चुनाव कराए गए, जिसमें कि दूसरी लहर आई थी कोविड की, जिसमें अनेक लोग जो बेगुनाह थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, अपने प्राण गंवा दिए, वो अपने परिवार से बिछुड़ गए। कितने परिवार उजड़ गए, कितनी मांग उजड़ गई, कितने बच्चे बेसहारा हो गए, अनाथ हो गए। लेकिन क्या जरूरत थी? एक सच्चाई मैं आपके सामने कहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पुलिसिंग सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था और राजस्व प्रणाली, ये सत्ता के 3 ब्लैक पिगी बैंक हैं, काले गुल्लक, जिसमें से कि पैसा निकलता है और चुनावे जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा के, उनके लिए अवैध धन को एकत्रित किया जाता है। 2021 का चुनाव आनंद फानंद में महामारी के दौरान इसलिए करवाया गया कि 2022 में जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं उसके लिए फंड कहां से आएगा। पंचायती राज व्यवस्था में धन अवमुक्त होता है गांवों के विकास के लिए। देश को आजाद हुए लगभग 78 साल हो गए, आज तक वो विकास जो है दिल्ली से गांवों तक नहीं पहुंचा है। बीच में वो पैसा कहां जा रहा है? मैं तो एक कांग्रेसी नेता थे राजीव गांधी, जिन्होंने एक बड़े मंच से ये स्वीकार किया कि अगर सत्ता से 1 रुपए चलता है तो 85 पैसे बीच में लुप्त हो जाते हैं, 15 पैसे ही जमीन पे पहुंचते हैं। ये एक बड़ी हिम्मत थी। लेकिन आज के नेता तो कहते हैं कि 100% पहुंच रहा है, पर कहां जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जी, मैं यही पूछने वाला था आपसे। मेरा अगला प्रश्न यही था कि जो राजीव गांधी का ये कथन था कि अगर 100 रुपए है तो 85 रुपए जो है बीच में ही खा लिया जाता है, 15 रुपए जनता के पास पहुंचती है। आज पंचायती राज में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है कि जो सब जनता के लिए जो पैसा आता है वो सच में उनके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जनता के लिए जो पैसा आ रहा है, हमारे चर्चा की जब शुरुआत हुई थी उसी समय ये बात हो गई थी कि ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए पैसा, शराब और बाकी चीजें देते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट कम होता है पर वो करते हैं, और करने के बाद गांव के विकास के लिए जो धन अवमुक्त होता है उसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग करते हैं। आज वो युवा जो किसी भी तरीके से सर्विस में नहीं आ पाए हैं,
वो नेता बन जाते हैं जी। और नेता बन करके उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। आप बहुत भोले हैं नवीन, आपको लगता है कि लोग सत्ता में आते हैं सेवा करने के लिए, नहीं, वो अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, अपने कई पीढ़ी का जो है भविष्य संवारने के लिए आते हैं। और जो सरकारी खजाना है उसमें ऐसे ही छेद होता है, कभी पंचायती राज व्यवस्था के नाम पे, तो कभी पुलिसिंग सिस्टम के नाम पे, तो कभी राजस्व विभाग के नाम पे। वहां से विकास के नाम पे पैसा झरता है और उसको बीच में बगुले खा जाते हैं, जनता के पास कुछ भी नहीं आ पाता। मेरा एक आप ही के जवाब से एक प्रश्न आया है कि गांव को गांव रहने दीजिए, तो कोई बीमार हुआ तो अस्पताल कैसे जाएगा? शिक्षा के लिए जो है वो पगडंडियों से होते हुए, नाले में से होते हुए। दुविधा ये है नवीन कि गांव को अगर गांव रहने दिया गया रहा होता तो कोई बीमार ही नहीं होता। ये भी बहुत सही है। किसी को चोट लगती थी तो बगीचे की मिट्टी लगा करके वो ठीक हो जाते थे, उनको जो है सैनिटाइज या डिसइंफेक्टेंट पट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। महिलाएं घर का काम करती थी, डिलीवरी उनको नॉर्मल होती थी, घर में दाई डिलीवरी करा लेती थी। लोग कहते हैं कि घर में जब डिलीवरी होती थी तो मृत्यु दर अधिक थी। आप भी देख रहे होंगे कि गांव में एक एक माँ 8-8 बच्चों की माँ है, उनके 8 बच्चे जीवित है, आज झगड़ा करके घर द्वार में डरवार डाल रहे हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मृत्यु दर अधिक थी। आज महिला एक बार प्रेग्नेंट होती है, दोबारा अगर बच्चा पैदा करने के लिए तो उससे कहा भी जाए तो हाथ जोड़ करके कहती है बस रहने दीजिए, एक बार हो गया सो हो गया। हमारी कार्य क्षमता बदल रही है, हमारी सोच बदल रही है, हमारी संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं। हम क्या बनने के लिए आतुर हैं? हमारा पश्चिमीकरण हो रहा है। क्या हम अंग्रेज बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम जो हैं हम वो भी नहीं रह पाएंगे। हमारी संस्कृतियों को कौन सहेजता था? हमारा गांव। आज गांव ही नहीं होगा तो फिर भारत कहाँ है? जिस भारत की बात बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से करते हैं, उस भारत को वो कहाँ ढूंढेंगे? यूरोप में ढूंढेंगे या नवनिर्मित यूरोप यानी कि भारत में ढूंढेंगे? हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे संस्कार से दूर भाग रहे हैं। सबको जहां पे समूहवाद था, परिवारवाद था, वहां पे व्यक्तिवाद बढ़ा है। बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता बच्चों का हित नहीं चाहते, पति पत्नी से लड़ रही है, जातियां जातियां से लड़ रही हैं, धर्म धर्म से लड़ रहा है, सभी तो लड़ रहे हैं। तो जहां पे इतना विखंडन है वहां पे एकजुटता की बात कहां से होगी? आपको अगर एक समृद्ध संस्कृति चाहिए तो आज से 400 साल पहले जो भारत था उस भारत को देखिए, जहां पे जजमानी सिस्टम था, जहां पे लोग जो मालिक है और मजदूर है दोनों के जीवन में बहुत अंतर नहीं होता था। मालिक भी फटही लुंगी और फटहा शर्ट पहन करके गांव की गलियों में घूम लेता था, कोई दिखावटीपन नहीं होता था, घर मकान सबके एक जैसे थे, सब कुछ अच्छा था। आज इस विकास के कॉन्सेप्ट ने हमको भरमा करके रखा हुआ है। नवीन, आश्चर्य होगा जान करके कि पहले की तुलना में हमारी गृहस्थी कमजोर हुई है। पहले हम पीतल के बर्तन में, कांसे के बर्तन में खाना खाते थे, आज हम प्लास्टिक और कांच के बर्तन में खाना खाते हैं, जिसमें गुणवत्ता और पोषण की तो बात ही छोड़ दीजिए। जरूरत पड़ने पे लोग घर के बर्तन बेच करके जो है अपना काम चला लेते थे, आज पूरे घर का बर्तन बेच देंगे फिर भी आपका कोई काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से छोटे से छोटा परिवार जो है उसकी मजबूत गृहस्थी मानी जाती थी, आज गरीब बनाने की एक फैक्ट्री चल रही है और सरकार दुनिया को दिखाती है कि हम लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर ला रहे हैं। अमीर कौन बन रहा है? पूरे विश्व में जो विकास हो रहा है, पूरे विश्व की आबादी के लगभग 20% लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए कोई विकास नहीं है। सिर्फ उनको जीवित इसलिए रखा जा रहा है कि वो जीवित रहें, वोट देने के लिए तैयार रहें और मजदूरों की तरह काम करें। मेरा एक प्रश्न है, आप जब क्लास में पढ़ाते थे और ये रिलेवेंट है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ इसमें, आप बोलते थे कि हमारा देश पश्चिमीकरण की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। और आज से हजारों साल पहले या फिर 500 साल पहले की बात कीजिए, हमारे देश की बात कीजिए, हमारे कल्चर की बात कीजिए, दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या हम पूरी तरीके से पश्चिमीकरण में घुल गए हैं कि अभी भी कुछ बचा है? सबसे पहली बात कि जब लॉर्ड मैकाले यहाँ पे आए थे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन उन्होंने किया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की संस्कृति को
अगर बदलना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। जी, अंग्रेजी शासन चला गया, लेकिन अंग्रेजी प्रणाली को आज भी हम ढो रहे हैं। जी, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो जनरेशन गैप होता है, जी, संस्कृतियां हस्तांतरित होते समय अगर थोड़ा सा भी गैप आया तो निश्चित रूप से वो संस्कृतियां समूल नष्ट हो जाती हैं। आज हम एलपीजी गैस पे खाना बनाते हैं। जी, हम सभी को ये पता है कि यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, एक जी। दिन ये खत्म हो जाएगा। अब अगर ये 200 साल तक एलपीजी चलता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि 200 साल नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन 200 साल बाद जब एलपीजी खत्म हो जाएगा, तब तक हमारे घर के लोगों को गोहरी, ऊपरी ये सब बनाने की कला वो भूल चुके होंगे। आज की महिलाओं को आप चूल्हे पे खाना बनाने के लिए कह दीजिए, वो नहीं बना पाएंगी। जी, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मुहर लगाया है कि ऊपरी की आंच पे, चूल्हे पे, खुले मुंह के बर्तन से, मिट्टी के बर्तन पे बना हुआ खाना अधिक पौष्टिक होता है अपेक्षाकृत एलपीजी पे बना हुआ, प्रेशर कुकर में बना हुआ खाने के। इसके साथ साथ हम आज प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जी, रिफाइंड तेल खाते हैं, रिफाइंड नमक खाते हैं, रिफाइंड दालें खाते हैं, रिफाइंड चावल खाते हैं, जो कि हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को सूट नहीं करता है, जी, जिसकी वजह से हमको अनेक प्रकार की बीमारियां, डिसऑर्डर और डिजीजेस होते हैं। जी, ओबेसिटी है, आपका डायबिटिक हो रहे हैं लोग, ब्रेन की समस्या है, नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जी, व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है। आज 70 साल की बुढ़िया जिसने घटिया खाना खाया है वो मजबूत है, लेकिन आज 18 साल की युवतियां जो बढ़िया खाना खा रही हैं, मैं समझता हूँ कि 70 साल वाली एक घुसा मार दे तो 18 साल वाली ढेर हो जाएगी। इस तरीके का अंतर आया है, तो हमसे सब कुछ छिन रहा है नवीन। आज गांव के लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, खेतों में गोबर की खाद डालते थे और अनाज पैदा करते थे, उसकी जगह पे डाई यूरिया पोटास आ गया, डाल करके खेती हो रही है। अब ऑर्गेनिक उत्पाद जो है, अगर आप सामान्य गेहूं खरीदते हैं तो आपको 30 रुपए किलो मिलेगा, आप ऑर्गेनिक गेहूं खरीदते हैं तो आपको 130 रुपए मिलेगा। क्या अच्छे खाने पे गरीबों का अधिकार नहीं है? फिर आपने गरीबों की संस्कृतियों को क्यों छीना? सर मैं अक्सर इस बात को लेकर जो थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत है, अगर डिसएग्री मैं इसलिए करता हूँ कि हर इंसान चाहे तो अपने जरूरत का जो सामान है ना, सॉरी जो अनाज है ना, वो पैदा कर सकता है, गमले में कर सकता है। जैसा मैं फॉरेन में भी देखा हूँ, शहरों में भी देखा हूँ कि एक फ्लैट है तो फ्लैट में भी गमला रख के जो है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो टमाटर उगा लेते हैं, बैगन उगा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज को नहीं करते हैं, जो कि कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 4-5 दिन पहले मैंने फेसबुक पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे एक पोस्ट डाला था कि अगर गरीब जो है वो बाजार पे निर्भर रहना बंद कर दे तो अमीरों के अमीरी के उल्टे दिन शुरू हो जाए। हाँ सर, गरीब कौन है? गरीब एक भ्रम है। एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जीवन जीता था, राख से मंजन करता था, बैलों से खेती करता था, ऑर्गेनिक तरीके से अपने अनाज उगाता था, एक गैया पाल करके रखा था, ताजा दूध पीता था, वो स्वस्थ था, वो अमीर था। आज डेयरी में तमाम प्रिजर्वेटिव डाल करके जो दूध खरीद करके लोग अपने आप को अमीर कहते हैं, उनसे बड़ा गरीब तो कोई है ही नहीं। जी, समझिए मेरी बात को। मैंने अभी अभी कहा कि हमारी गृहस्थी कमजोर हुई है। जो आत्मनिर्भर लोग थे, आत्मनिर्भरता की तरफ से वो अब निर्भर रहने लगे। दूध के लिए डेयरी पर निर्भर रहते हैं, हाँ, राशन के लिए सस्ते गल्ले की दुकान पर निर्भर रहते हैं। ये निर्भरता की भावना जो है व्यक्ति को खत्म कर रही है। आपने ये भी कहा कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य आधारित विकास क्या है ये बताइए। सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ है, कितनी संख्या है सरकारी अस्पतालों की, और प्राइवेट में आप जाएंगे इलाज लेने के लिए तो आपका गला ऐसे काट दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जी सर। सभी बिजनेसमैन हैं और बिजनेस क्या कर रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा दर्शन है नवीन। सब कुछ एक दिन एक पॉडकास्ट में संभव नहीं है। आप पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगा, लेकिन केवल एक मुद्दे पे पूछिए। हाँ, तो सर मेरा ये आखिरी सवाल है, और इसके बाद हम सब जब नेक्स्ट एपिसोड करेंगे तो उसमें और भी चीजों पे बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर।
आज जो हमारी राजनीति है, कल जो राजनीति होगा, इसमें अगर बदलाव करना हुआ, सोच में परिवर्तन करना हुआ, कुछ युवा जो ये वीडियो देखेंगे, अगर आज से ही अपने आप को मान ले कि अब सुधार करना बहुत हो गया, अब यहां से मुझे सुधर जाना चाहिए, तो परिवर्तन कौन सा पॉइंट होगा? परिवर्तन अगर कोई कर सकता है तो युवा ही कर सकते हैं जी। मैंने डर की भी बात कही ना नवीन, मैं आज डरा हुआ हूं। आज इस पॉडकास्ट से नहीं डरा हुआ हूं, मैं आज के परिदृश्य से डरा हुआ हूं। जी। आप अपने अपने बचपन में टीवी पर, टेलीविजन पर, चूंकि टेलीविजन सेट जो है ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, तब बहुत सीमित थे जी। घरों गांवों में, उस पे आपने श्री कृष्णा देखा हुआ है, महाभारत देखा हुआ है, कुछ ऐसे प्रोग्राम शक्तिमान जूनियर जी देखा हुआ है जी। ये सभी प्रोग्राम हमें नैतिक शिक्षा देते थे जी। आज हम लोगों के ही आयु वर्ग के लोग व्यवस्था में हैं और इतनी सारी समस्या है, पर ये जो युवा कल को संभालेंगे, जो आज के बच्चे हैं, उनको तो ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं है, वो फिर समाज को किस दिशा और देश को किस दिशा में ले जाएंगे। तो मेरी चिंता मेरे ही आयु वर्ग के लोगों से है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो नैतिक शिक्षा, जिस नैतिक मूल्यों को हमने अपने बचपन में ग्रहण किया है, उसको अगर हम नहीं संभालेंगे और ये जनरेशन बिना इसकी निरंतरता को बनाए हट गई, तो फिर ये नैतिक मूल्य जो है प्रलय के बाद ही वापस आएंगे, इसके पहले हम इसको फिर लौटा नहीं सकते। तो सर धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के दिए, और इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। और सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकाल के सर की वक्तव्य को सुने, और मुझे उम्मीद है कि आप सर की भावनाओं को, जिस भावनात्मक परिदृश्य में सारी चीजें बोले हैं, उस चीज को आप समझेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।